देखो, इस लास्ट क्लास जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थी उसके अंदर हमने अचालक माध्यम से रिलेटेड जितने भी परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड फ्रेनेल समीकरणों का सत्यापन वगैरह ये सब पढ़ लिया था। अब क्या है कि जो इस यूनिट के अंदर सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, वो है आपके चालक माध्यम। मैं जैसे कि आप ये कह सकते हो कि आपको एक इस प्रकार के दो माध्यम दिए हुए होंगे जो कि एक दूसरे से किसी न किसी पृष्ठ से क्या होंगे, विभाजित होंगे, परंतु उसमें क्या होगा, एक माध्यम तो आपका अचालक होगा और दूसरा माध्यम क्या होगा, चालक माध्यम होगा। तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उस चालक माध्यम के अंदर कोई भी तरंग अगर अपवर्तित या परावर्तित होती है तो उस कंडीशन के अंदर चालक माध्यम से अपवर्तित होने वाली और परावर्तित होने वाले तरंगों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेनेल समीकरण को ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये, क्या आपको मालूम है चालक माध्यम है तो उसके अंदर जे वेक्टर बराबर आप क्या लिखते हो, सिग्मा ई वेक्टर लिखते हो, ठीक है। और आपने इनके लिए आपने जो चालक माध्यम है उनके लिए अल्फा निकाला था, बीटा निकाला था, ये किसके अंदर आए थे, आपके तरंग संचरण नियतांक के अंदर आए थे। चालक माध्यम आपको मालूम हो, जो हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने जब विद्युत चुंबकीय तरंगों के मैक्सवेल समीकरण का सॉल्यूशन निकाला था, या फिर आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की समीकरण भी हमने निकाली थी। तो उस कंडीशन के अंदर जो तरंग संचरण नियतांक है वो ए जो है वो अल्फा और बीटा के ऊपर डिपेंडेंट था और एक इमेजिनरी वैल्यू प्राप्त हुई थी। तो दूसरी इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी तरंग चालक माध्यम से परावर्तित या अपवर्तित होगी तो उसके अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है इमेजिनरी टर्म तो आएगी आएगी के की। दूसरी चीज ये कि चालक माध्यम से परावर्तित होगी या अपवर्तित होगी कोई भी तरंग अगर चालक माध्यम के अंदर अपवर्तित हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर उसका आयाम भी घटेगा। तरंग की क्या होगी, कोई भी वेव है उसकी इंटेंसिटी घटेगी या फिर उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ये सारी की सारी चीजें हमने किसमें पढ़ी थी, फर्स्ट यूनिट के अंदर, जब हमने मैक्सवेल की समीकरण का सॉल्यूशन किया था, किसके अंदर, चालक माध्यम के अंदर। तो वही की वही सेम की सेम चीजें इसके अंदर होगी, वही का वही त्वचा गहराई भी इसके अंदर निकाली जाएगी, इसकी डेप्थ निकाली जाएगी, ये सारी चीजें इसमें भी आपको निकालनी पड़ेगी। और उन सब चीजों का यूज इसमें होगा, आप लोगों के फ्रेनेल समीकरण के अंदर होगा, परावर्तन गुणांक क्या प्राप्त होगा, पारगमन गुणांक क्या होगा, वो सब के सब किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, त्वचा गहराई के ऊपर भी डिपेंड करेंगे। अब देखो, पढ़ना क्या है, चालक माध्यम या चालक माध्यम या पृष्ठ से विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन बोलो या फिर अपवर्तन बोलो, अगर दोनों में से कोई भी एक नाम आ रहा है तो समझ लेना, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका परावर्तन हो रहा है तो इसका मतलब समझ लेना उसके कुछ ना कुछ भाग का क्या होगा, अपवर्तन भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई भी एक अभिलंब है, ये क्या है आपका परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पे z बराबर क्या है, 0, जेड तल। ये माध्यम है आपका, सेकंड माध्यम जो है वो कौन सा है, चालक माध्यम। U2 एप्सिलॉन 2, और ये माध्यम जो है वो कौन सा है, अचालक माध्यम। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन दोनों माध्यमों के पृष्ठ के ऊपर एक कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग इंसिडेंट होती है, ठीक है, और उसका इस माध्यम की परिसीमा से कुछ भाग का तो इसके अंदर क्या होगा, अपवर्तन होगा, और कुछ भाग का क्या होगा, इसके अंदर परावर्तन होगा। ये हो जाएगी आपकी अपवर्तित तरंग, ये हो जाएगी आपकी परावर्तित तरंग, और ये आपकी
ठीक है। अब देखो, तो कोई भी तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित हो रही है तो उसके पास तीनों घटक होंगे, तरंग संचरण नियतांक होगा, विद्युत क्षेत्र सदिश होगा और चुंबकीय क्षेत्र सदिश होगा। तो उस कंडीशन में अगर मान लो ये केवन वेक्टर है, तरंग संचरण दिशा, तरंग संचरण नियतांक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, E1 वेक्टर। इसी प्रकार से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, H1 वेक्टर। ठीक है, वो क्या होगा, आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, उसी प्रकार से इस दिशा में इसके अंदर क्या आ जाएगा, परावर्तित विद्युत चुंबकीय विद्युत क्षेत्र सदिश E1 डैश वेक्टर, और ये K1 डैश वेक्टर, और ये H1 डैश वेक्टर, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपके P2 वेक्टर, K2 वेक्टर और S2 वेक्टर। इस तरीके से क्या होगी आपकी कोई, देखो बुक के अंदर क्या है, डायरेक्ट किसी तल के लंबवत रूप से ऐड किया है, तो उससे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन किसी भी तरीके से करें, आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, जो आना चाहिए वो रिजल्ट आ जाता है। आप किसी भी तरीके से करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे देखिए, इस तरीके से कोई भी तरंग इंसिडेंट हो रही है जिसके आपतन का कोण थीटा आई, परावर्तन का कोण थीटा आर डैश और अपवर्तन का कोण थीटा आर है। तो आपको मालूम है कि जब भी विद्युत चुंबकीय तरंग चालक माध्यम के अंदर प्रवेश करती है, तो आपको मालूम हो तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे वो चालक माध्यम में जाती जाएगी, वह दूरी जिस दूरी पे जाते ही उसके प्रारंभिक आयाम का अभी जो जिस माध्यम के अंदर वो घुस रही है, जैसे कि ये चालक माध्यम में घुस रही है, तो वह दूरी जहां पर उसके आयाम का मान प्रारंभिक आयाम का कितना गुना रह जाता है, 1/e गुना, 1 एक्सपोनेंशियल गुना रह जाता है। तो उस कंडीशन में उस गहराई को आप क्या बोलते हो, त्वचा गहराई। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे त्वचा गहराई किसके लिए मिलेगी, अपवर्तित तरंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तित तरंग जो है वो कौन से माध्यम में जा रही है, अपवर्तित तरंग जो है वो कौन से माध्यम में संचित हो रही है, चालक माध्यम में संचित हो रही है। तो इस वजह से जो है आप लोगों को जो त्वचा गहराई है वो किसके लिए निकालनी पड़ेगी, अपवर्तित तरंग के लिए। लेकिन यहाँ पे परावर्तित तरंग वापस कौन से माध्यम में है, आप लोगों के पहले ही अचालक माध्यम के अंदर, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे त्वचा गहराई इसके लिए निकलेगी जिसको अपन किससे लिखते हैं, डेल्टा से, और ये डेल्टा क्या होता है, या तो 1/अल्फा या फिर 1/बीटा के बराबर होता है। और इस कंडीशन में आपको मालूम है, जब भी कोई भी तरंग चालक माध्यम में गुजर रही होती है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके अंदर एक एक्स्ट्रा टर्म किसकी आ जाती है, डेल्टा की आ जाती है, जो कि ये शो करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस प्रकार से कम हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ी थी, वही की वही सारी की सारी क्वांटिटीज यहाँ पे भी निकालेंगे हम। पर बस ये होगा कि वहां पर जो है के और डेल्टा और ऐसे लिखते थे, पर यहाँ पे अब क्या है, के की जगह पे K2 आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो, तो यहाँ पे अब आपको क्या लिखनी है, आपतित विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर बराबर इसके लिए E01 वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस K1। ठीक है, तो यहाँ पे H1 वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, K1 वेक्टर क्रॉस E1 वेक्टर अपॉन म्यू1 ओमेगा। ठीक है, पोटेंशियल सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, उसके बाद अब आपको मालूम होना चाहिए इसके अंदर क्या, तरंग संचरण नियतांक। तो K1 वेक्टर बराबर क्या होगा आपके, ओमेगा अपॉन V1, और वेलोसिटी 1/c बराबर आप क्या पढ़ते थे, √μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, √μ एप्सिलॉन। यहाँ पे आप कौन से माध्यम में हो, पहले माध्यम में हो, तो पहले माध्यम में विद्युतशीलता और पारगम्यता का मान क्या, μ1 एप्सिलॉन 1 है। तो यहाँ पे ये K1 बराबर क्या आ जाएगा आपके, ओमेगा √μ1 एप्सिलॉन। ये क्या हो गया आपके समीकरण नंबर 1, जिसके अंदर आपके क्या है, आपतित होने वाले विद्युत चुम्बकीय तरंग के
विद्युत क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश और तरंग संचरण नियतांक का मान यहाँ से पता चलता है। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से परावर्तित होने वाली तरंग के लिए क्या होगा, परावर्तित तरंग के लिए इसका मान जो होगा वो आपके क्या होगा, E1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E01 डैश एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 डैश वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस के ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, माध्यम बल कैसा है ये, पर आवर्ती का नियम तो क्या है आप लोगों को वो पहले ही मालूम है, तो ओमेगा में तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे वैसे ही वैसे H1 डैश वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, K1 डैश वेक्टर क्रॉस E1 डैश वेक्टर अपॉन म्यू1 ओमेगा। ठीक है, ये निकल गया। अब इसके अंदर क्या बच गया, K1 डैश निकालना, और K1 डैश और K1 दोनों ही आप देखोगे परावर्तित तरंग और आपतित तरंग दोनों ही कौन से माध्यम में, एक ही माध्यम के अंदर है, तो एक ही माध्यम में तो वेलोसिटी समान होगी, वेलोसिटी समान होगी तो पहले से आवर्ती तो आवर्ती के नियम से समान है, तो इस वजह से तरंग संचरण नियतांक परावर्तित तरंग और आपतित तरंग के लिए क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ से ये K1 बराबर K1 डैश बराबर क्या आ जाएगा आपके, ओमेगा रूट म्यू1 एप्सिलॉन। इसको क्या देगा आप, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हम सिर्फ वेक्टर वेक्टर लगा रहे हैं। अगर हम इसको डायरेक्शन के रूप में लिखना चाहें तो अभी हमको इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मालूम है, किस दिशा में संचरित हो रही है वो नहीं मालूम है। तो अगर देखना, अगर हम इसको एकांक सदिश के रूप में लिखेंगे तो आई जे के कैफ इस तरीके से डायरेक्शन शो करते हैं, तो इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको E1 वेक्टर को E01 एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 डॉट R वेक्टर माइनस के ओमेगा टी कोष्टक 1 पीछे हम क्या लिख सकते हैं, इसके यहाँ से वेक्टर हटाकर N1 कैप भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये N1 कैप किसको प्रदर्शित करेगा, आपतित होने वाली तरंग की संचरण या फिर आपतित होने वाली तरंग जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन को इसी प्रकार से इसके लिए लिखेंगे तो N1 डैश वेक्टर हो जाएगा, उसके लिए अपवर्तित तरंग के लिए N2 वेक्टर हो जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस दिशा में संचरण कर रही है, उसके बारे में यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे आपकी तरंग है वैसे की वैसे कौन सी आपकी तो परावर्तित है, वैसे होगी वैसे कौन सी तरंग भी होगी, अपवर्तित तरंग भी होगी। तो अपवर्तित तरंग जो है उसके लिए E वेक्टर एंड H वेक्टर का मान क्या हो जाएगा आपके, E2 वेक्टर बराबर E02 वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा K2 वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस के ओमेगा टू, H2 वेक्टर K2 वेक्टर क्रॉस E2 वेक्टर अपॉन म्यू2 ओमेगा। तो उस कंडीशन के अंदर इस K2 का मान किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है राहुल, बड़े लिखेंगे आपकी बात। ठीक है, देखो तो H2 वेक्टर बराबर क्या आ गया, K2 क्रॉस ठीक है कि H2 वेक्टर बराबर क्या आ गया आपके K2 क्रॉस E2 अपॉन म्यू2 ओमेगा। तो इसी प्रकार से K2 बराबर तरंग संचरण नियतांक क्या आ जाएगा, ओमेगा अपॉन V2। तो यहाँ पे ओमेगा रूट में क्या आ जाएगा आपके म्यू2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो यहां तक आपने ये तीन समीकरण निकाले किसके लिए, आपतित होने वाली, परावर्तित होने वाली और अपवर्तित होने वाली तरंगों के विद्युत क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश और तरंग संचरण नियतांक या वेव कांस्टेंट का मान हमें यहाँ से पता चल गया। अब देखो
इससे पहले आपने जो फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी उसमें आप देखते थे कि जब भी कोई भी तरंग चालक माध्यम में प्रवेश करती थी या चालक माध्यम में संचरण करती थी तो उसके लिए आपको मालूम हो, एक तो तरंग संचरण नियतांक कैसा होता था, उसमें इमेजिनरी वैल्यू होती थी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपवर्तित तरंग जो है वो कौन से माध्यम में संचरित हो रही है, चालक माध्यम में संचरित हो रही है। तो उस कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है इस तरंग के लिए कौन सी, जो ये माध्यम, दो माध्यम हम ले रहे हैं उसमें अपवर्तित तरंग जो होगी उसका तरंग संचरण नियतांक क्या हो जाएगा, आपके इमेजिनरी वैल्यू शो करेगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको कौन सी अपवर्तित तरंग क्या है, वो चालक माध्यम में संचरित होती है। तथा चालकों में हमने पहली यूनिट में पढ़ा था, में विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है उसका तरंग का तरंग संचरण नियतांक क्या होता है, एवं अपवर्तनांक। की वैल्यू कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र होती है। तो यहाँ पर अब किसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स होगी, अब यहाँ पर आपके जो वैल्यू कॉम्प्लेक्स होगी वो किसकी होगी, K2 की जो वैल्यू कॉम्प्लेक्स होगी। अतः यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे K2 है वो क्या होगा, सम्मिश्र होगा। ठीक है, जब K2 सम्मिश्र होगा तो यहाँ से अब अगर हम K2 का मान लिखना चाहेंगे तो ये K2 बराबर क्या लिखा जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ये हमने कौन सी यूनिट में पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे लास्ट में जब हमने चालक माध्यम से प्लाज्मा माध्यम से पहले हमने चालक माध्यम निकाला था, तो वहां पे आप देखोगे K बराबर क्या आ रहा था, अल्फा प्लस अल्फा बीटा। परंतु यहाँ पे चालक माध्यम में कौन सी तरंग है, अपवर्तित तरंग, और उसका तरंग संचरण नियतांक क्या है, K2 है। तो उस वजह से यहाँ पे K2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा के बराबर हो जाएगा। इसको नंबर क्या दे दो, 7। जहां पर अल्फा का मान क्या हो जाएगा आपके ओमेगा रूट म्यू टू एप्सिलॉन 2 अपॉन 2। अब देखो अल्फा की और बीटा की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, हमने पढ़ी थी। जो अल्फा की वैल्यू थी वो क्या थी, आप लोगों को पता हो तो, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बाटे 2। कोष्टक में आपने क्या पढ़ा, 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर की पावर 1/2 -1 प्लस -1 की पावर 1/2। ये चीज हमने पढ़ी थी। अब देखो वहां पे जिस माध्यम में थे उसकी हम क्या ले रहे थे, विद्युतशीलता और पारगम्यता ले रहे थे। परंतु यहाँ पे माध्यम को जो सेकंड है उसके लिए कौन सा माध्यम है, चालक माध्यम है, और उसकी विद्युतशीलता और पारगम्यता क्या है, म्यू2 और एप्सिलॉन 2 है। तो इस वजह से यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान क्या हो जाएगा आपके ओमेगा रूट म्यू2 एप्सिलॉन 2 अपॉन 2। पोस्टर में क्या आ जाएगा आपके 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 ओमेगा का होल स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1 की पावर भी 1/2। अब देखो इसी तरीके से बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर ओमेगा रूट म्यू टू एप्सिलॉन 2 अपॉन 2। कोष्टक में क्या आएगा 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 ओमेगा का होल स्क्वायर की पावर 1/2 -1 की पावर भी 1/2। ये क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो हमने पढ़ रखा था, ये सारी वैल्यू तो हमने निकाल रखी थी। अब देखो इसके जैसे ये अल्फा और बीटा है,
इस K2 के मान को अगर हम किसके अंदर पुट करेंगे, अपवर्तित तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश के अंदर पुट करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की समीकरण है वो किस प्रकार से प्राप्त होगी। अतः अपवर्तित तरंग के संचरण के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश कैसे होगा, विद्युत क्षेत्र सदिश का समीकरण क्या होगा, E2 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा आपके, E02 वेक्टर एक्सपोनेंशियल कोष्टक में K की जगह, आप K2 की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो K2 की जगह पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा रखोगे तो आयोटा का मल्टीप्लिकेशन अल्फा प्लस आयोटा बीटा। मान लो कि जो भी डायरेक्शन है, कोई भी मतलब तरंग जो है ये अपवर्तित तरंग है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसमें संचित हो रही है, उस दिशा के अंदर एकांक सदिश जो है वो क्या है, N2 कहते हैं, डॉट आर वेक्टर माइनस आयोटा ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको खोलो पूरा, खोलेंगे तो उस कंडीशन में आप देखोगे E2 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा आपकी, E02 वेक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा N2 कैप डॉट आर वेक्टर, आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लिकेशन माइनस के हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 1 आ जाएगा। और यहाँ पे इस आयोटा का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में, इसके साथ में, तो माइनस के सॉरी प्लस के आयोटा अल्फा N2 कैप डॉट आर वेक्टर माइनस के आयोटा ओमेगा टी। तो आयोटा वापिस से बात कॉमन ले लेंगे तो एक और एक्सपोनेंशियल की टर्म जो है वो क्या आ जाएगी आपके, आयोटा अल्फा N2 कैप डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। इसको समय के नंबर क्या ले लो, 5। अब देखो इस समीकरण नंबर 5 में आप देखोगे ना, तो ये पहले वाली दो टर्म्स जो है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन आई हुई, ये क्या कर रही है, अपवर्तित होने वाली तरंग के आयाम को प्रदर्शित करती है, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों टर्म्स कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज होने वाली जो भी है वो ये वाली वैल्यू है। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, जैसे E02 एक्सपोनेंशियल माइनस की बीटा N2 वेक्टर N2 कैप डॉट आर वेक्टर, इस टर्म के अंदर जैसे जैसे बीटा का मान बढ़ेगा या घटेगा उसी तरीके से क्या होगा, ये टर्म्स जो है वो बदलेगी, इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था, वही का वही सेम की सेम कंडीशन क्या होगी इसमें भी होगी, जैसे जैसे बीटा बढ़ेगा या घटेगा वैसे वैसे एक्सपोनेंशियल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये ध्यान रखना कि इसके अंदर जो पॉइंट है वो क्या है, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 5 जो है उसमें कौन सी टर्म, E2 वेक्टर एक्सपोनेंशियल सॉरी E02 वेक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस की बीटा N2 कैप डॉट आर वेक्टर किसको प्रदर्शित करता है, तरंग के आयाम को, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बीटा के ऊपर, बीटा का मान बढ़ेगा या घटेगा उसी के आधार के ऊपर उस तरंग जो चालक माध्यम में जो तरंग प्रवाहित हो रही है, संचित हो रही है, उसका आयाम का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। दूसरी चीज ये, जब भी इसकी वैल्यू बीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कि बीटा का मान 0 के बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं, ये पूरी टर्म है ना किसके बराबर हो जाएगी, जब 1 के बराबर हो जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर जो आयाम है वो किसके बराबर रह जाएगा, जैसे कि मान लो ये वाली टर्म माइनस की बीटा N2 कैप डॉट आर वेक्टर, ये लगभग 1 हो गई, माइनस की 1, तो उस कंडीशन में यहाँ पे E02 अपॉन क्या आ जाएगा आपके नीचे एक्सपोनेंशियल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके चालक माध्यम में वापिस से वेव जो है वो कितनी अपने प्रारंभिक आयाम का कितना गुना रह जाएगी, 1/e गुना रह जाएगी, और उसी लेंथ जिसके ऊपर इसका मान इस वाले का मान 1 के बराबर हो जाता है, माइनस के 1 के बराबर, उस लेंथ को आप क्या बोलोगे, त्वचा गहराई, ठीक है ना। तो त्वचा गहराई वो लेंथ होती है, वह दूरी होती है किसी भी माध्यम चालक माध्यम में जिसके ऊपर क्या हो जाए, चालक माध्यम में संचित होने वाले तरंग का आयाम क्या हो जाता है, प्रारंभिक अवस्था के अंदर उसके आयाम का कितना गुना रह जाता है, 1/e गुना रह जाता है, वही आयाम
वही लेंथ क्या कहलाती है उस माध्यम के अंदर, उस विद्युत चुंबकीय तरंग की त्वचा गहराई कहलाती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जिससे स्पष्ट है कौन सी तरंग है, ये अपवर्तित तरंग है, जिससे स्पष्ट है कि अपवर्तित तरंग का आयाम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तरंग का आयाम किसके रूप में, चर घातांक के रूप में कम होगा। कम होगा तथा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तथा बीटा पर निर्भर करता है। ठीक है ना, अतः यहाँ पे 1/बीटा को क्या बोला जाएगा, त्वचा गहराई। देखो 1/बीटा या 1/अल्फा जो है हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, वो किसको प्रदर्शित करती है, किसी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग के चालक माध्यम के अंदर त्वचा गहराई को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ से जो आपकी त्वचा गहराई है वो क्या आ जाएगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, डेल्टा बराबर 1/बीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1/ओमेगा रूट 2/U2 डेल्टा बराबर 1/ओमेगा 2/√U2 एप्सिलॉन 2 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 ओमेगा का होल स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस के 1 की पावर माइनस के 1/2। इसको क्या दे देना, समीकरण नंबर 6। यह समीकरण नंबर 6 क्या प्रदर्शित करेगी, आपके किसी अचालक माध्यम में होने वाली अपवर्तित तरंग के त्वचा गहराई। ये क्या है, अपवर्तित तरंग की क्या है, त्वचा गहराई। ठीक है, अब इसका आगे कैसे यूज होगा इस त्वचा गहराई का, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक जो है आपके इस के अंदर जो आपने इससे पहले फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था वो सारी की सारी इस वाले टॉपिक के अंदर जो चीजें है वो सारी आ जाती है।